नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह और हाजिर हूं एक बार लेकर फिर से आज की स्पेशल रिपोर्ट। तो जैसे आपको पता है, लखनऊ में बीजेपी का शपथ समारोह हुआ। बीजेपी ने यूपी के अग्निपथ को सीएम योगी के नेतृत्व में पार कर लिया है। योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी भगवादारी सीएम योगी की, क्योंकि आगे शपथ के बाद यूपी में चुनौतियों का अग्निपथ है। इसलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट का नाम है ले शपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम पद की शपथ ले ली है। बीजेपी ने लखनऊ में मेगा इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में दिग्गजों की भरमार रही। इस मेगा इवेंट के जरिए बीजेपी 2024 पर निशाना लगाना चाहती है। यही वजह है कि इस इवेंट को काफी भव्य बनाया गया और इस बीजेपी के 2024 में पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे रहा बाबा बुलडोजर का शपथ समारोह और इस मेगा इवेंट के जरिए बीजेपी कहां लगाना चाहती है निशाना। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च यानी कि आज दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे हुआ। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। साथ ही योगी के मंत्रिमंडल का भी ऐलान हो गया। योगी का मंत्रिमंडल: योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी बने मंत्री। जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल गुप्ता, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर और जितिन प्रसाद बने मंत्री। राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद बने मंत्री। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्र दयालु बने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटिक, संजीव गौड़, बलदेव सिंह ओलख और अजीत पाल बने राज्य मंत्री। जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, संजय गंगवार और ब्रजेश सिंह बने राज्य मंत्री। केपी मलिक, सुरेश राही, सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान और प्रतिभा शुक्ला बनी राज्य मंत्री। राकेश राठौर, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी और विजय लक्ष्मी गौतम बने राज्य मंत्री। अब देखना होगा कि राजतिलक के बाद योगी मंत्रिमंडल कैसे काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।
देखिए, यूपी में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार दोबारा बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है। फिर से बाबा बुलडोजर की सरकार यूपी में आ गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का कद जितना बड़ा हुआ है, उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बीजेपी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में सरकार को अपनी लोकप्रियता कायम रखने के लिए लगातार जूझते रहना होगा। आइए इस रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं योगी के कार्यकाल में आने वाली चुनौतियों पर। योगी आदित्यनाथ की यूपी में दूसरी पारी, बुलडोजर सरकार के सामने चुनौतियां भारी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी तो हो गई, सीएम योगी ने शपथ भी ले ली, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की राह आसान नहीं होगी। उनके सामने एक या दो नहीं, कई सारी चुनौतियां होंगी। आगामी 5 सालों में ये चुनौतियां योगी की राह का रोड़ा बन सकती हैं। चुनौती नंबर 1, आवारा पशुओं की समस्या का कैसे होगा समाधान। विपक्षी दलों ने आवारा पशुओं के मुद्दे को खूब जोर दिया था। योगी को घेरने के लिए आवारा सांड का खूब प्रचार प्रसार किया गया। देख लेना और पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, और कहता बुंदेलखंड सपा के साथ है। और कैसे चलाई जाती है, अरे सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार दे। और अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, और जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। सांडों से कितने लोग परेशान हो, तो उपाय बता दे रहा हूं आदरणीय एमपी साहब। सांड से अगर परेशान हो तो रात भर सांड हाँकने से अच्छा है सांड के मालिक को हाथ तो चला जाए गोरखपुर, न मालिक रहेगा न सांड आएंगे। जो बेटी जलाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो सांड को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को आवारा पशु दो तरफा नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो खेतों में घुसकर फसलों को तबाह करते हैं, वहीं दूसरा नुकसान आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। खेतों को इन आवारा पशुओं से बचाने के लिए किसानों को तारबंदी करवानी पड़ती है, जिसके लिए पैसा खर्च होता है। आवारा पशुओं की समस्या पूरे प्रदेश में बहुत विकराल है। समस्या इतनी ज्यादा है कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और किसानों ने अपना धैर्य कायम रखा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैलियों में कहना पड़ा कि इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब बीजेपी सरकार के सामने चुनौती होगी कि इस समस्या का क्या समाधान निकालती है। सिंचाई की सुविधाओं के लिए, बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए जो प्रयास योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है, उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। चुनौती नंबर 2, खफा कर्मचारियों को कैसे मनाएंगे बाबा बुलडोजर। हर मंच से पुरानी पेंशन स्कीम की बात करके बीजेपी को घेरा गया।
पुरानी पेंशन स्कीम की बात करके अखिलेश ने मुद्दे को हवा दी। पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली आती ही नहीं थी। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए, बिजली जब आती ही नहीं थी तुम बिजली ही नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे। क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये लोग बिजली दें, जब बिजली नहीं आएगी तो बिजली फ्री में करने की बात कहां से करते हो जी? क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्यों आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो? नए नए सगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई की और वो कह रहे हैं हम स्मार्टफोन हम भी देंगे। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका न मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। नई पेंशन स्कीम मामला देशव्यापी है। यूपी के चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा अखिलेश यादव ने किया था। ऐसे में अब यूपी की नई बीजेपी सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि वो कैसे लाखों कर्मचारियों को संतुष्ट करती है। आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इसका हल खोजना होगा। चुनौती नंबर 3, बिजली दरों को स्थिर रखना बड़ी चुनौती। यूपी के चुनाव में फ्री बिजली का मुद्दा खूब गरमाया। बिजली को लेकर बीजेपी सपा में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। यूपी के चुनाव में बिजली दर एक बड़ा मुद्दा रहा। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे किए थे। इसके दबाव में आकर सरकार को किसानों की सिंचाई वाली बिजली के रेट आधे करने पड़े। साथ ही घोषणा पत्र में वादा करना पड़ा कि अगले 5 सालों तक सिंचाई की बिजली फ्री देंगे। इसके साथ और भी कई बड़े मुद्दे हैं जो सरकार के सामने मुंह बाएं खड़े हैं। बाबा बुलडोजर के सामने चुनौतियों का अंबार। सरकारी पदों पर नियुक्ति और पेपर लीक रोकना। अर्थव्यवस्था को मजबूती दिलाना बड़ी चुनौती। 2024 के मद्देनजर किसानों के मुद्दे बेहद जरूरी।
रोजगार पैदा करना होगा बड़ा चैलेंज। जातिवाद के आरोपों से कैसे करेगी सरकार डील। अपराधियों पर कार्रवाई कर सख्त छवि को बनाए रखना। बाबा बुलडोजर की सरकार ने अब शपथ के साथ ही सरकार की कमान संभाल ली है। अब ऐसे में आगे देखते बनेगा कि बाबा बुलडोजर सीएम योगी कैसे इन विकराल चुनौतियों से पार पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यूपी के सीएम पद की शपथ ली। एक सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन किया और जनता की कसौटियों पर खड़े उतरे। बीजेपी ने जिस भरोसे से योगी को यूपी की सत्ता सौंपी थी, योगी ने उसे कायम रखा। इसलिए ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यूं ही नहीं कोई सीएम योगी बन जाता है। योगी आदित्यनाथ ने नया इतिहास रचा है। योगी ने पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला और बेहतरीन कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नए कार्यकाल के लिए शपथ ली। यूपी में यह पहली बार है जब कोई पार्टी 37 साल बाद लगातार चुनावों में सत्ता में लौटी है। योगी ने भी बेहतर सीएम बनकर दिखाया है और कई नए रिकॉर्ड बनाए और कई भ्रांतियों को तोड़ा है। अपने बेहतर प्रदर्शन की वजह से ही योगी दोबारा यूपी की जनता का भरोसा पाने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने ये उपलब्धि अपने बेहतरीन कार्यों से हासिल की है। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। योगी ने यह मिथक भी तोड़ दिया कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए तो बीजेपी ने 300 प्लस सीटों के साथ जीत हासिल की। हालांकि शुरुआत में मनोज सिन्हा का नाम सीएम की रेस में सामने आया था, लेकिन बीजेपी ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। उस वक्त योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, भगवा वस्त्र पहनने वाले और तेज तर्रार नेता के तौर पर थी। उनका ये स्टाइल आज भी कायम है। योगी आदित्यनाथ के आलोचक मानते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य को संभालने के दौरान उनकी फायर ब्रांड छवि में थोड़ा संतुलन भले ही आया हो, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव आया हो ऐसा नहीं है। योगी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने अवैध बूचड़खानों पर बैन लगा दिया। योगी के कार्यकाल में पुलिस ने गोहत्या पर नकेल कस दी। जबरन या धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ पहले अध्यादेश और फिर विधेयक लेकर आई सरकार। अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराध पर लगाम लगाने और अपराध सिंडिकेट के खिलाफ अपनी कार्रवाई से सुर्खियां बटोरी और उनकी कानून व्यवस्था को मजबूत करने से आम आदमी को एक आश्वासन मिला है कि योगी है तो मुमकिन है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में यूपी जैसे राज्य में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर थी, उस राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार के साथ एक मजबूत सरकार दी, जो विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के लिए एक मजबूत चुनावी विषय बन गया। यह सब इतना आसान नहीं था, लेकिन योगी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपने कड़े फैसले से ऐसा माहौल बना दिया कि अपराधी अब पनाह मांगते फिर रहे हैं। यही वजह रही कि बाबा बुलडोजर फिर से सरकार बना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। बीजेपी अब 2024 में सत्ता वापसी के लिए तैयारियों में फिर से जुट जाएगी। वहीं योगी के समर्थकों में अभी से ही ये बात दबी जुबान कहे जाने लगा है कि सीएम योगी पीएम मटेरियल है और आने वाले समय में पीएम मोदी के रिप्लेसमेंट भी। बहरहाल दोबारा योगी का राज तिलक हो गया है। अब आगे देखते बनेगा कि यूपी की चुनौतियों के अग्निपथ को बाबा का बुलडोजर कैसे धराशाही करता है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मैं फिर से नए दिन मिलूंगी एक नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।